Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है उसका जो कैंपेन है वो यहाँ पे एंड हुआ। आप देखिए कि कैंपेन को एंड किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मिचिगन नाम का जो स्टेट है वहाँ पे। इसके अलावा जो हिलेरी क्लिंटन है उनके द्वारा कैंपेन है उसको एंड किया गया फिलाडेल्फिया का जो रीजन है वहाँ पे। स्टूडेंट, जो फिलाडेल्फिया है वो अमेरिकन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। आप देखिए कि फिलाडेल्फिया वो ही रीजन है जहाँ पे यूएस के जो फाउंडिंग फादर्स है उनके द्वारा इंडिपेंडेंस का जो एक्ट है उसको वहाँ पे साइन किया गया था यूएस के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम कैंपेनिंग के ही पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंपेन है वो आपको इलीगल जो इमिग्रेशन का जो इश्यू है उसके रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। हिलेरी क्लिंटन का जो कैंपेन है वो आपको वुमेन्स का जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, इसके अलावा अबॉर्शन का जो राइट्स है उसके रिगार्डिंग में आपको उनका कैंपेन है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा विक्ट्री है उसको अचीव किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर में। अगर हम डिस्कस करें इंडिया के जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस है उसके पर्सपेक्टिव से तो आपको इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं उसके रिगार्डिंग में जो आर्टिकल्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है उसके अंदर में प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 52 से लेकर 78 के जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट जो पावर्स हैं जो प्रोसीजर्स हैं उसके रिगार्डिंग में मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट, जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ इंडियन स्टेट के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाता है। इंडिया के फर्स्ट सिटीजन के रूप से भी उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके अलावा जो कंट्री का यूनिटी इंटीग्रिटी एंड आप देखिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के सिंबल के रूप से भी उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इंडियन प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के अगर हम इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाता है। और ऐसे यूनियन टेरिटरीज जिसके अंदर आपको जम्मू एंड कश्मीर है, दिल्ली है, पुडुचेरी है। प्रेजेंट समय में जम्मू एंड कश्मीर भी उसका पार्ट है क्योंकि 2019 के समय सेपरेट कर दिया गया था, बाइफरकेट करते हुए उसको यूटी के रूप से कन्वर्ट किया गया। तो आप देखिए कि उन यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनके भी इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जिसके अंदर राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, लोकसभा के अंदर भी आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर नॉमिनेशन का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था जिसके अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो आपको इलेक्शन का वोटिंग प्रोसेस के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। क्या उनका जो पार्टिसिपेशन है वो इम्पीचमेंट प्रोसेस के दौरान में हुआ करता है, ये आपको रीड करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसके अलावा आप देखिए कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। जिन स्टेट्स के वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी यहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें, इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो प्रोसेस है, आप देखिए कि सिस्टम ऑफ जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसको अडॉप्ट किया गया है। सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट का जो कॉन्सेप्ट है सीक्रेट बैलेट के थ्रू उसको भी यहाँ पे अडॉप्ट किया गया इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा। क्या स्टूडेंट्स, कोई यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट है जो अनअपोज वे में इलेक्ट हुआ हो? क्या हमारा कोई ऐसा इंडियन प्रेसिडेंट है जिसको कि अनअपोज वे के अंदर में, उनके अपोजिशन के अंदर में कोई भी पर्सन है उसके द्वारा पार्टिसिपेट ना किया गया हो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में? तो आप देखिए कि 1977 जनता गवर्नमेंट जब पावर के अंदर में आती है तो उस समय जो हमारे जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे एन संजीव रेड्डी हैं, उनको अनअपोज वे के अंदर इलेक्ट किया गया था 1977 के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा नॉमिनेट किया गया था। ये भी कुछ अदर वर्क्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के अलावा जो 5 अदर वर्क्स हैं वो भी आपको यहाँ पे याद होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। अगर आपको नहीं पता है तो लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 2 है उसके अंदर मेंशन किया गया है उन्हें वर्ष के बारे में। इसके अलावा आप देखिए कि जो यहाँ पे प्रेसिडेंट का ओथ प्रोसेस है उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एडमिनिस्ट्र किया जाता है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक टर्म है जिसको डिफाइन नहीं किया गया है, उसके अंदर बताया गया है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में। तो इंडियन प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। एन संजीव रेड्डी वो पर्सन हैं
जिनको कि यहाँ पे अनअपोज वे में प्रेसिडेंट के रूप से इलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर एक जजमेंट डिलीवर किया गया। बेंच के अंदर बताया गया कि यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के पास में राइट नहीं है कि किसी भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर किया जाए। स्टूडेंट्स आप देखिए कि इस डिस्कशन का जो आपको इनिशियल फेज के अंदर 1977 के अंदर वी आर कृष्णन अय्यर नाम का एक अय्यर नाम के जो जस्टिस हुआ करते थे उनके द्वारा रंगनाथ रेड्डी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका का वो केस है, जिसके अंदर ये जो टर्म्स हैं स्टेट के द्वारा जो अक्वायर करने का प्राइवेट प्रॉपर्टी को, उसके रिगार्डिंग में जो प्रोसेस है वो आपको 1977 के उस केस के थ्रू देखने के लिए मिलता है, जिसको कि रिजिड इकोनॉमिक थ्योरी के रूप से भी जाना करते हैं कि ये स्टेट के द्वारा जो प्रॉपर्टी है उसको अक्वायर किया जाए कॉमन गुड के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि रंगनाथ रेड्डी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका का 1977 का वो केस है, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एग्जामिन किया गया। 9 जज का ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग में जो बेंच है, जो आर्टिकल 145 के क्लोज 3 के अंदर मेंशन है मिनिमम 5 जज जिसके अंदर होने चाहिए, 9 जज के इस बेंच के अंदर में 7:2 के साथ में जजमेंट को डिलीवर किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि हमारा जो कंट्री का जो इकोनॉमी है, आप देखिए कि प्रेजेंट समय में लिबरल इकोनॉमी आपको देखने के लिए मिलेगा। सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम यहाँ पे कम्प्लीटली रिफॉर्म कर चुके हैं हमारी जो इकोनॉमी है या स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है। और आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया कि कॉमन गुड के पर्सपेक्टिव से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको अक्वायर नहीं किया जा सकता है। हमारे प्रेजेंट समय में इकोनॉमी के अंदर में आप देखिए कि डोमिनेशन जो आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, बोथ का आपको डोमिनेंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि राइट टू जो अक्वायर प्रॉपर्टी का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको नहीं अक्वायर किया जाएगा, ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक छठ का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके अंदर सनसेट के समय में आप देखिए कि जो सन है उसको वर्शिप किया जाता है, डूबते हुए सूरज को यहाँ पे वर्शिप किया जाता है। हमारे एक पॉलिटिशियन हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग किया करते हैं, उनके द्वारा कुछ बताया गया है। तो आप देखिए कि ये कुछ यहाँ पे लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। शरद पवार सर बेसिकली हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उसका जो पोस्ट है वो भी उनके द्वारा सर्व किया गया था। अभी इनका जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी बार आपने रीड किया होगा, पार्टी के अंदर स्प्लिट का जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो सिंबल हैं वो किसके द्वारा यूज किए जाएंगे। छठ फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का जो मदरसा एक्ट है उसके बारे में है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का जो मदरसा एक्ट है उसके रिगार्डिंग में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट डिलीवर किया गया। अभी उसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है 2004 के उस मदरसा एक्ट का, उसको अपहेल्ड किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप देखिए कि स्टेट का जो इंटरवेन है वो किया जा सकता है, स्टेट के द्वारा रेगुलेट किया जा सकता है, स्टेट के द्वारा जो रेगुलेशन है उसको अलाउ किया गया है। बट यहाँ पे आर्टिकल 30 के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि आर्टिकल 30 के अंदर में रिलीजियस सेक्युलर एजुकेशन के रिगार्डिंग में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सेटअप किया जा सकता है किसी भी रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा। और आप देखिए कि इस एक्ट को यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि जो सेक्युलरिज्म है उसका ये वायलेशन नहीं है। इस टॉपिक को ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको अपहोल्ड किया गया 2004 के एक्ट को। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उससे कम्प्लीटली डिफर जजमेंट है वो डिलीवर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। डीजीपी का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसी के बारे में है। आप देखिए कि डीजीपी अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि 2006 के समय में जो प्रकाश सिंह जजमेंट है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर किया गया था। फिर 2019 के समय में आपको सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइंस है वो देखने के लिए मिलती हैं कि यहाँ पे जो डीजीपी अपॉइंट किया जाता है ये पॉलिटिकल पोस्ट नहीं होना चाहिए, फिक्स टेन्योर होना चाहिए, जो उनका जो टेन्योर है वो फिक्स हो। टेन्योर जब फिक्स होगा तो आप देखिए उनके द्वारा कुछ वर्क को कैरी आउट किया जाएगा। तो हमारे जो पुलिस, आप देखिए कि स्टेट लिस्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, स्टेट लिस्ट जो पुलिस का जो वर्किंग प्रोसेस है उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरवेन ना हो, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन के रिगार्डिंग में डीजीपी का जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स टेन्योर के थ्रू हो। काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा कंप्लीटली डीजीपी को ना अपॉइंट करते हुए एक्टिंग डीजीपी है उसको अपॉइंट किया गया था, इसको बाईपास करने के पर्सपेक्टिव से। और 2019 के उस गाइडलाइंस के अंदर बताया गया कि यूपीएससी के द्वारा रिक्रूट किया जाएगा, यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यू किया जाएगा उन पर्सनस को जिनको कि अपॉइंट करना है। और आप देखिए कि उन पर्सनस का नेम सेलेक्ट किया जाएगा, कुछ पर्सनस को, स्टेट को यहाँ पे। और उसी
नेम का जो लिस्ट है जिससे स्टेट्स को यहाँ पे चूज करना है, जिस पर्सन को उनके द्वारा डीजीपी है वो अपॉइंट किया जाना है। इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती है, आप देखिए कि पुलिस सिस्टम को रेगुलेट करने के पर्सपेक्टिव से, तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। आपको पुलिस के बारे में जब भी यहाँ पे मेंशन किया जाए, प्रकाश सिंह केस आपको पता होना चाहिए। पुलिस का जो इंक्वायरी है, पुलिस का जो कंप्लेंट है, काफ़ी सारे ऐसे आपको जो पिलर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे इस जजमेंट के अंदर में, जिससे कि पुलिस सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स का जो सेक्टर है, उसके अंदर में कंटिन्यूस यहाँ पे रिसर्च का जो डिमांड है उसके राइजिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया गया है, तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स इस एडिटोरियल के अंदर बताया गया कि हमारे यहाँ पे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग फेज के अंदर में हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होना, हमारे नए जो आईआईटी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ओल्ड आईआईटीज आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा उनका जो नेमिंग है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो स्टूडेंट्स उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस ये किया गया कि नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस वो इंक्रीजिंग फेज के अंदर में है, जो क्वालिटी है वो कंटिन्यूस डिक्लाइन हुआ है। और आप देखिए कि जो प्रेजेंट समय में मार्केट का जो डिमांड है कंप्लीटली जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पर्सनस डिमांड को फुलफ़िल करने के अंदर में कैपेबल नहीं है यहाँ पे पर्सनस, क्योंकि वहाँ पे उनका एजुकेशन क्वालिटी या प्रैक्टिकल जो एजुकेशन है उनके द्वारा नहीं गेन किया गया। जो लैब का आप देखिए कि ग्रास रूट लेवल से कनेक्टिविटी नहीं है। फैकल्टी का भी इश्यू है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग है उसका भी डिक्लाइन हुआ है। नए डोमेन यहाँ पे इमर्ज हुए हैं, न्यू डोमेन का इमरजेंस होना प्रेजेंट समय के अंदर में। नए डोमेन कौन कौन से हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आप देखिए कि ये जो कम्प्लीटली क्वालिटी एजुकेशन का डिक्लाइन होना, फैकल्टीज़ का जो इश्यू होना, क्वालिटी टीचिंग का डिक्लाइन होना या टीचिंग का कोलैबोरेशन ना होना और नए डोमेन का इमरजेंस होना, ये हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है कंट्री का उसको भी ये थ्रेट है उसके रूप से देखा जा सकता है। आप देखिए यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग का जो इश्यू है उसको कोलैबोरेटिव वे के अंदर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके थ्रू एक कोलैबोरेटिव वे के अंदर में ये जो इश्यूज हैं उनको डील किया जाए। जो हमारे नए एग्रीमेंट्स हम साइन किया करते हैं किसी कंट्री के साथ में, तो उन एग्रीमेंट्स को रिवाइवल किया जाए, उनको भी बेटर वे में यूटिलाइज किया जा सके, जैसे कि नए सेक्टर को हम एक्सप्लोर कर सकें एजुकेशन सेक्टर के अंदर में, जो कि रिसर्च सेक्टर का जो प्रेजेंट डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जा सके इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। तो उसी के बारे में डिस्कशन था। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो स्पेस सेक्टर है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। स्पेस सेक्टर के रिगार्डिंग में जो इसरो के जो चीफ है उनके द्वारा कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर का या जो स्पेस लैंडिंग जो फर्म्स हैं उनको भी डेवलप किया जाए, स्टेट के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूट किया जाए। तो आप देखिए कि जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन है, पब्लिक का जो आप देखिए कि फंडिंग है उसके बारे में डिस्कशन है यहाँ पे स्पेस जो फर्म्स है उनके पर्सपेक्टिव से। जब भी हम इसरो के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया करते हैं तो आप देखिए कि हमारे जो फाउंडिंग जो साइंटिस्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, होमी जहांगीर बाबा हों, विक्रम साराभाई हों, आप देखिए कि उनका जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो रोल है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि जिनके द्वारा इस तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके द्वारा इस तरीके से रिसर्च के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको इस्टेब्लिश किया गया। और आप देखिए कि उस समय इंडिया पॉवर्टी का जो प्रॉब्लम है उसको भी फेस कर रहा था, बट हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा एजुकेशन इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया है, जो प्रेजेंट समय में उनका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसरो के द्वारा आप देखिए कि हमारा जो स्पेस कोलैबोरेशन है काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा, इसरो के द्वारा लो कॉस्ट के अंदर में जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करना हो, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसके अंदर इसरो के द्वारा जो डील है वो किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसरो के ही बारे में तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो आदित्य मिशन है, सन का जो स्टडी है उसके रिगार्डिंग में, नासा का जो मिशन है उसका क्या नाम है, आप देखिए कि पार्कर जो मिशन है वो नासा का आपको देखने के लिए मिलेगा सन की स्टडी के रिगार्डिंग में। L1 पॉइंट के रिगार्डिंग में लॉन्च किया गया। चंद्रयान मिशन है, चंद्रयान थर्ड का जो लैंडिंग पॉइंट है उसका क्या नेम है स्टूडेंट? शिव शक्ति है, शिव शक्ति उसका लैंडिंग पॉइंट है। 23 अगस्त आपको पता होना चाहिए। और भी काफ़ी सारे मिशन हैं वो जो लॉन्च किए गए। वर्ल्ड के पेज के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें इजराइल, और आप देखिए कि जो गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे कन्फ्लिक्ट के अंदर में कुछ पर्सन्स का डेथ हुआ है उसके बारे में मेंशन किया गया है। चाइना के जो लीडर हैं उनके द्वारा आर्मी का जो प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में इन्फॉर्म किया गया।
कतर के वहाँ पे आप देखिए कि रेफरेंडम कैरी किया गया है। रेफरेंडम क्या है? रेफरेंडम बेसिकली जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसका ये पार्ट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 टूल्स हुआ करते हैं। रेफरेंडम है, रेफरेंडम किसी भी इशू के रिगार्डिंग में कंडक्ट होगा जिसके अंदर पीपल्स के द्वारा वोटिंग किया जाएगा। मोर देन 50% पर्सनस वोट करेंगे, 51% पर्सनस वोट करेंगे किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग में, तो उसको अलाउ किया जाएगा। आप देखिए कि प्लेबिसाइट है जो कि आपको लैंड या टेरिटोरियल कोई डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। रेफरेंडम है, प्लेबिसाइट है, रिकॉल है, इनिशिएटिव है। रिकॉल क्या है? रिकॉल मीन्स बेसिकली आप देखिए कि कोई इलेक्टेड पर्सन है उसको पब्लिक के द्वारा एक प्रपोजल यहाँ पे प्रपोज किया गया और उसको रिमूव कर दिया गया, उनका वर्किंग प्रोसेस सही नहीं है, फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, मीन्स पब्लिक के सेंटीमेंट्स के थ्रू या वोटिंग के थ्रू उनको रिमूव किया जा सकता है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल है। इनिशिएटिव क्या है? पब्लिक के द्वारा ही एक बिल प्रपोज किया जाए, इस बिल को आप पास कीजिए, ये इसके यहाँ पे जो डिफरेंट क्लोज हैं वो रहेंगे। तो आप देखिए कि ये 4 टूल्स हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। क्या इंडिया के अंदर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कोई आपको एग्जाम्पल है वो देखने के लिए मिलता है? तो स्टूडेंट्स, ग्राम सभा के बारे में आपने रीड किया होगा काफ़ी बार। ग्राम सभा जिसमें आप देखिए कि जो एडल्ट पर्सनस है, जो वोटर्स हैं उस ग्राम से, उस विलेज से रिलेटेड, तो उन सभी एलिजिबल हैं, वो सभी वहाँ पे डिस्कशन फेज के थ्रू वहाँ पे आपको जो वर्किंग प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। जो ग्राम सभा एक यहाँ पे एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम किसी एक कैंडिडेट है उसको चूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिगार्डिंग में, उनके द्वारा कोई स्टेट के पर्सपेक्टिव से है, कोई लोकल गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, और कोई पर्सन यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक पर्सन है उसको चूज किया जाता है पीपल्स के द्वारा, और वो पर्सन यहाँ पे जो पॉलिसी फ्रेमिंग है उसका पार्ट रहेगा। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो इजराइल है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। इजराइल का लोकेशन हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर लेबनान है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर सीरिया है, फिर जॉर्डन है, फिर आप देखिए कि इधर आपको साइनाई पेनिनसुला है वो देखने के लिए मिलता है जो कि इजिप्ट का पार्ट है। बांग्लादेश के वहाँ पे डिस्कस किया गया कि जो पर्सन्स अबडक्ट हुए थे जब शेख हसीना का वहाँ पे रूल हुआ करता था, तो कंटिन्यूस मिसिंग फेज के अंदर में है। और यूएस के जो प्रेसिडेंट यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, जो विक्ट्री उनके द्वारा अचीव किया गया है, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया कि इंडिया हमेशा, आप देखिए कि यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उसके लिए प्रेसिडेंट का जो पॉलिसीज है, प्रेसिडेंट का जो रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।